नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दिनांक 23 मार्च 2022 को यूपीपीसीएस मेंस सामान्य हिंदी का पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें अधिकतम अंक 150 इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। 3 घंटे का ये आपका एग्जाम होता है। काफ़ी इनफ जो है टाइम दिया जाता है इसमें, काफ़ी लोगों का समय बच जाता है इसमें। जिनकी स्पीड बहुत धीमी भी है वो भी 2.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखाने आया हूँ जो आप जानते हैं, आप पेपर देख चुके हैं, आप डाउनलोड भी कर चुके हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो जरूरी आपको बता देते हैं। जैसे पत्र लेखन वाला है, ये बहुत सिंपल इस बार पूछा गया था। शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर पूछा गया था, उसके प्रारूप आप बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो है लाइन खींचकर, मार्जिन खींचकर सरकारी और अर्ध सरकारी में अंतर कर सकते थे। एक आपको शासकीय पत्र लिखना था, महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु पर एक शासकीय पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखना था। जब उत्तर प्रदेश शासन आ जाएगा तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस अधिकारी को लिख रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को भी लिख सकते थे, महानिदेशक को भी लिख सकते थे, मुख्य स्वास्थ्य सचिव को भी लिख सकते थे एड्रेस करके। कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको जो है भेज रहे हैं। जो आपकी विषय वस्तु है और जो आपकी ग्रामर है वो चेक की जानी थी इसमें। और आप कैसा फॉर्मेट बनाते हैं, सही फॉर्मेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं इस सरकारी पत्र में, ये आपका खा वाले में चेक करना था। तो ये मैंने लिख के लाया हूँ, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको लिख करके बता देंगे अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में। और ये तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और एक जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं सॉल्व करने वाले हैं वो है ये व्याख्या वाला। व्याख्या में आपको पता है कि आपको भाव पल्लवन करना होता है, आप अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अंडरलाइंड पार्ट की व्याख्या और ये पत्र लेखन वाला हम नहीं सॉल्व करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख करके सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द आंसर हो सकता है, ये मॉडल उत्तर नहीं है। मॉडल उत्तर नहीं होता है ना हिंदी में ना किसी और जो है जीएस के पेपर में। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने उत्तर यहाँ पर लिख के लाए हैं उससे अलग उत्तर भी अगर ये प्रश्न नंबर 1 और 2 में आप लिखते हैं तो भी आपको इसमें बराबर अंक मिल सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि जो हमने लिख के दिया है वही जो है मॉडल उत्तर है और बिल्कुल इसी पैरामीटर पर आपको लिखना है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो ध्यान रखना जरूरी होता है किसी गद्यांश को सॉल्व करते समय, गद्यांश संबंधित इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करते समय, वो सब हम इसमें बताने वाले हैं। आगे के लिए जो लोग देख रहे हैं 2023 यूपीपीसीएस के लिए, 24 के लिए, आप मान के चलिए कि पैटर्न चेंज नहीं होता है और इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उत्तर देखना शुरू करते हैं। जो लोग लगातार हमारे चैनल को फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि हमने अभी जीआईसी का पेपर सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था कि जीआईसी के पेपर में एक लेवल कम का पैराग्राफ पूछा गया था। जो आपके यूपीपीसीएस मेंस अपर सबऑर्डिनेट के मेंस पेपर में जो हिंदी में जो पैराग्राफ आएगा वो थोड़ा सा अपर लेवल का होगा, यानी कि आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना समझना होगा। तो पहला पैराग्राफ जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही हम बोलेंगे। इसमें जो है धर्म की बात की गई है, धर्म के क्या वर्गीकरण है और क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके के धर्म को अपनाना चाहिए, कौन सा धर्म पूर्ण धर्म कहलाता है, इस पर बात की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों जो पैराग्राफ लिए गए हैं यूपीपीसीएस मेंस 2022 हिंदी के ऑफिशियल पेपर में, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है श्रेष्ठ निबंध नाम की जो पुस्तक है आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उनके 2 निबंधों में से लिया गया है। पहला निबंध है मानस की धर्म भूमि, ऐसा करके शीर्षक था, उससे ये पैराग्राफ उठाया गया पहला वाला। और दूसरा पैराग्राफ जो है ये लोभियों और योगियों संबंधित ये जो लिया गया है, ये लोभ और प्रीति नाम के निबंध से लिया गया है, जो कि श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये बात हो गई सोर्स की। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये निबंध का एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है। और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। पहले वाले में तो कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है, यहाँ पर धर्म की बात की गई है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने में टाइम वेस्ट मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिए। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले उत्तर की। पहला है कि भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। भावार्थ में लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब ये भावार्थ में क्या लिखते हैं, संक्षेपण में क्या लिखते हैं, फिर रेखांकित में क्या लिखते हैं। भावार्थ में सिंपली आपको जो मेन थीम इसमें बताई जा रही है उसी पर फोकस करना है, ठीक है। जो एग्जाम्पल उस मेन थीम को इलाबरेट करने के लिए दी जा रहे हैं उसको नहीं लिखना है, सिंपल बात ये है। ये कैसे समझेंगे आप जब आप मेरा उत्तर देखेंगे। प्रथम पैराग्राफ की जो मेन थीम है वही यहाँ पर भावार्थ है। जैसे कि धर्म वही सर्वश्रेष्ठ होता है जिसके उद्देश्य का दायरा अपरिमित होता है, ठीक है। विश्व धर्म ही पूर्ण धर्म कहलाता है क्योंकि इसका उद्देश्य न सिर्फ मानव बल्कि समस्त जीवधारियों के कल्याण, उत्थान एवं रक्षा करने का होता है। मानव अपने स्वभाव के अनुसार ग्रह धर्म, समाज धर्म अपनाते हैं, किंतु जो मानव लोक धर्म अथवा पूर्ण धर्म को अपनाते हैं वे पुरुषोत्तम और सच्चे भक्त कहलाते हैं। तो ये हो गई मेन थीम। अब मेन थीम यही है। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि जो पूर्ण धर्म होता है उसको कैसे लोग फील करते हैं, पूर्ण धर्म अपनाने से क्या होता है, पूर्ण धर्म जो है अन्य धर्मों से कैसे अलग है, और जो है हम कह सकते हैं कि बाद में जो एकदम लास्ट की 3-4 लाइनें हैं उसमें बतलाया गया है उच्च भूमि और निम्न भूमि में, यानी कि जो है बड़ी जगहों में, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि
प्रचलित रिवाजों में और गैर प्रचलित रिवाजों में जो धर्म और आचरण वो किस प्रकार के होते हैं, तो उसको नहीं लिया है क्योंकि वो मेन थीम नहीं है। भावार्थ में सिर्फ मेन थीम को लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न होता है कि इसी से संबंधित एक प्रश्न होता है कि धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, इस गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाद में लिखा हुआ है कि इस गद्यांश के आधार पर लिखना है। धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से नहीं करेंगे, जो आपने जीएस में या सोशियोलॉजी में पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं इसको करने लगेंगे। जैसा कि गद्यांश में बताया गया है, जो थीम गद्यांश की है, जो टोन है, उसी के हिसाब से उत्तर देना है खा वाले। हमको बताना है कि इस गद्यांश के हिसाब से धर्म समाज का कल्याण कैसे कर सकता है। तो हमने खा में लिखा है कि लोक धर्म या उच्च कोटि का धर्म वही माना जाता है जिसका उद्देश्य समस्त विश्व की रक्षा और कल्याण करना होता है। लोक धर्म अथवा विश्व धर्म कोई पूर्ण धर्म माना गया है और अन्य धर्मों को इसका अव्यय या फिर अंग लिख सकते थे आप। इस प्रकार जो मानव इस पूर्ण धर्म को आत्मसात करते हैं, निस्संदेह उच्च कोटि के आनंद का अनुभव करते हैं और अपने चरित्र का निरंतर विकास करते हैं। यदि मानव अपने धर्म का दायरा संकुचित न रखकर लोक धर्म के लोक कल्याण के उद्देश्य को अपनाएगा तो निश्चय ही समाज का कल्याण हो सकेगा। तो इस प्रकार धर्म समाज का कल्याण कर सकता है इस पैराग्राफ में दिए गए शब्दों के अनुसार। ठीक है, अगेन फिर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स में आपको 3 जो उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या करना है। व्याख्या करने में आपको पता है कि मूल भाव जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पंक्तियां क्या कहना चाह रही हैं, और फिर उसको आप इलाबरेट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल लेकर, प्रेजेंट में ज्वलंत मुद्दों से संबंधित जोड़कर, कैसे भी आप उसको इलाबरेट कर सकते हैं। ये गा वाला प्रश्न जो है पूरी तरीके से क्रिएटिविटी पर आधारित है, इसका कोई मॉडल सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। जो आपने लिखा है वो सही है, जो मैंने लिखा है वो सही है। कौन कितना अच्छे तरीके से भाव पल्लवन करता है और एग्जामिनर को जो पसंद आता है उसके हिसाब से इसमें आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो ये गद्यांश मुझे काफ़ी वैसे पसंद भी आया। ठीक है, ये काफ़ी व्यंग्यात्मक टोन में था, आप इसको पढ़िए जरूर। ठीक है, और गद्यांश का उचित शीर्षक देना भी थोड़ा सा कठिन हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक में था, तो व्यंग वाले में थोड़ा सा शीर्षक लिखना कठिन हो जाता है। 5 मार्क्स का है, तो मेरे हिसाब से शीर्षक आपको 4-5 शब्दों में खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है लोभियों का इंद्रिय निग्रह, ये यहाँ पर मैंने लिखा है इसका शीर्षक। आप इसमें कुछ भी लिख सकते थे, और भी योगी और लोभी में समानता ऐसा करके भी लिख सकते थे इसको शीर्षक। मेरे हिसाब से ये गया है अप्रोप्रिएट। बाकी आप अपने बताइएगा, जो लोग अपीयर होकर के आए पेपर में, आपने क्या शीर्षक दिया था इसको। उसके बाद कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर आप लोभियों के लक्षण बता दीजिए। तो आप इसको पढ़ लीजिए, जो लोग इसको मतलब आगे के लिए तैयार करने वाले हैं, जो लोग पेपर में लिख करके आए उनको तो पता ही होगा क्या इसमें कहना चाह रहा है। इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, फिर हम इसमें अपना उत्तर लिखते हैं। खा वाले में जो है लोभियों के लक्षण बताइए लिखा है। जब हम सेकंड पैराग्राफ का खा वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कई लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हम पैराग्राफ में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा उत्तर है हाँ। क्या आप वही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पैराग्राफ में दिए? तो मेरा उत्तर होगा ना। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है कि जो जैसे शब्द दिए हैं आपको, जैसे लोभी के लक्षण बताए गए हैं, तो आप उसका पर्यायवाची शब्द ले लीजिए। ठीक है, जैसे लोभी को जो है कंजूस बताया गया है पैराग्राफ में, तो मैंने कृपण शब्द लिया है। लोभी को निष्ठुर बताया गया है, तो मैंने उसमें भावहीन शब्द लिया है। ठीक है, लोभी को कुछ और बताया गया है, तो मैंने उसमें अविवेकी शब्द लिया है। ठीक है, तो मैंने भाव भी स्पष्ट हो गया और मैंने वही शब्द यूज भी नहीं किया। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ मेहनत की गई है। ठीक, लोभी व्यक्ति एक योगी की भांति इंद्रिय निग्रहवान होते हैं। लोभी व्यक्ति सिर्फ लोभ की उपासना करके काम, क्रोध, दया, वासना आदि सभी चारित्रिक दुर्बलताओं का दमन करने में सक्षम होता है। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने लोभ का दास होता है और उसे न्याय, धर्म, सुख, मोक्ष या आनंद प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। ये लोभी व्यक्ति निर्लज्ज, अविवेकी, कृपण और भावहीन होते हैं। ये विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे गा वाला सवाल। गा वाला ये 20 मार्क्स का होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी गणित भिड़ानी पड़ती है। सबसे पहले आप गिनिए कि इसमें जो है एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं। ठीक है, इसमें करीब 21-22 आ रहे हैं। फिर हमने इसको काउंट कर लेना चाहिए कि इसमें कितनी लाइनें हैं कुल मिलाकर। तो ये करीब जो है 21 शब्द 13 लाइनों में, 13.5 लाइनों में इतना आ रहा था, करीब 13.5 इंटू 21 ऐसा करके आ रहा था। तो मैंने इसमें करीब 90 से 93 शब्दों में अपने संक्षेपण को खत्म कर लिया। तो पहले ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आप 90 से 93 शब्दों में करने वाले हैं। आपको पूरा जो है भाव स्पष्ट करना है, इसको कुल मिलाकर शॉर्ट करके लिखना है, लेकिन कोई भी थीम मिस नहीं होनी चाहिए। तो समझ गए आप? जो पहले हम जो यहाँ पर भावार्थ कर रहे थे उसमें यही अंतर होता है। भावार्थ में सिर्फ मेन थीम आती है, जबकि जब संक्षेपण करते हैं तो सारी जितनी भी थीम है गिवन पैराग्राफ की उसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं। समझ में आई बात? अब आएगी जब आप इसमें लिखा हुआ देखेंगे। 20 मार्क्स में इस तरीके से आपको लिखना था। तो 20 मार्क्स में हमारा उत्तर कुछ इस तरीके से बनेगा। योगियों और लोभियों में कई प्रकार की समानताएं विद्यमान होती हैं, पहली थीम। दूसरी थीम, जिस प्रकार लोभी अपनी विद्या और तप के बल पर इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, उसी प्रकार लोभी अपने लोभ की शक्ति से काम, क्रोध, वासना आदि विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। थीम नंबर 2। थीम नंबर 3, लोभी व्यक्ति अगर किसी से कुछ पाने की लालसा रखता है तो उसे उस पर कभी क्रोध नहीं करता। लोभी व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए क्रूरता और चाटुकारिता दोनों करने को तत्पर रहता है। लोभी व्यक्ति सौंदर्य के प्रभाव में आकर अपना ध्यान नहीं खोते और ना ही करुण स्वर सुनकर द्रवित होते हैं। लोभी व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने की लेश मात्र भी उत्कंठा नहीं रखते जिससे उनके पास का कुछ खर्च हो। ठीक है, तो सारी थीम मैंने लगभग कवर कर ली है और हमने इसको 90-93 शब्दों में खत्म कर लिया है। इस प्रकार से आपको संक्षेपण करना होता है। फिर अगेन इसमें 4 नंबर में हमको देखना है, इसमें शब्दों का विलोम लिखना है। 10 मार्क्स का है ये। तो अनुक्रिया, अधिष्ठित, वादी, आगमन, सज्जन, सुपुत्र, राग, सम्मुख, सलज्ज, उदात्त, इसका करना है।
तो अनुक्रिया का हमारा विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, आगमन का हो जाएगा गमन, ठीक है, ये आगमन ही लिख गया है, आगमन का हो जाएगा गमन, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, और सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र। फिर उसके बाद राग का हो जाएगा विराग या फिर द्वेष, कोई भी एक आप लिखें। सम्मुख का विमुख हो जाएगा, सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज, और उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त, ठीक, ये हो गया विलोम। फिर उसके बाद ये आपका प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश करना है। कुल मिलाकर आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखना है, ठीक। ऐसे ही फिर आपको इसमें प्रत्ययों को और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? उपासना है, दुस्साध है, निमीलित है, सुपुत्र है और अपस्मार है, अपनापा है, वैदिक है, राधेय है, गुरुता है और ग्रामीण है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये उपसर्ग वाला सॉल्व करते हैं। उपासना में हो जाएगा उप और आसना, उप यहाँ पर उपसर्ग हो गया, आसना यहाँ पर मूल शब्द हो गया। दुसाध्य में यहाँ पर दुस जो है उपसर्ग होगा और साध्य मूल शब्द होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर दुह लगा दिया आपका गलत हो जाएगा, आपसे संधि नहीं पूछ रहे थे, उपसर्ग यहाँ पर पूछ रहे थे, ध्यान देना इस चीज़ का। दुस और साध्य हो जाएगा आपका दुस्साध्य। निमीलित में हो जाएगा नी उपसर्ग और मीलित यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। पुत्र यहाँ पर मूल शब्द, सु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अपस्मार में आपका स्मार मूल शब्द हो जाएगा और अप यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही फिर प्रत्यय वाले में अपनापा में आपा आपका प्रत्यय हो जाएगा, अपना मूल शब्द हो जाएगा। वेद में वैदिक में आपका इक प्रत्यय, वेद मूल शब्द, राधेय में राधा मूल शब्द और ए प्रत्यय, गुरुता में ता प्रत्यय और गुरु जो है मूल शब्द, ग्रामीण में ईण प्रत्यय और ग्राम मूल शब्द। अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं वाक्यांश और पदबंधों के लिए एक शब्द। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। शत्रुओं को हनन करने वाला होता है शत्रुघ्न, और मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है वादी, और युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें वो होता है आपका युयुत्सु, और उत्तर देकर खंडन करना होता है प्रत्युक्त। प्रत्युक्त आ भी चुका है पहले, ये शायद लास्ट 2 ईयर के पेपर में ही देखा गया था, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखना काफ़ी ज़रूरी है, रिपीट होते हैं। उसके बाद ये आपके 5 ये वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये 5 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क का एक होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है तुम तुम्हारी किताब ले आओ, इसमें होगा तुम अपनी किताब ले आओ। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो इसमें हो जाएगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। फिर यह एक गहरी समस्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा यह है गंभीर समस्या है। फिर हो जाएगा मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया, यहाँ पर हो जाएगा मोहन गत वर्ष कलकत्ता गया। गणित एक कठोर विषय है, तो यहाँ पर हो जाएगा गणित एक कठिन विषय है। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो महिलाओं का सरकारी अस्पताल, गंभीर समस्या यहाँ पर होगा, गत वर्ष होगा आगामी की जगह, और कठोर की जगह कठिन विषय होगा। उसके बाद वर्तनी संशोधन वाला ये काफ़ी ईजी था। व्यवहारिक का हो जाएगा व्यवहारिक, तत्कालिक का हो जाएगा तात्कालिक। आशीर्वाद यहाँ पर आपका सही दिया हुआ है, ये एक्चुअली गलत दिया ही नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है यूपीपीसीएस से कभी कभी। एकदम सही वर्तनी को आदमी क्या सही करेगा, इसको आपको वैसा का वैसे लिख देना चाहिए था। पूजनीय का हो जाएगा पूजनीय का हो जाएगा आपका पूजनीय या फिर पूज्य हो जाएगा। इच्छिक नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। तो इस तरीके से वर्तनी संशोधन हो गया 5 नंबर का, ये भी काफ़ी ईजी था। उसके बाद यहाँ पर मुहावरे देखेंगे। मुहावरे भी ओवरऑल कोई ऐसा नहीं था जो कहीं मिल ना रहा हो, सभी जो है पहले पूछे गए या फिर बुक्स में लिखे हुए मुहावरे पूछे गए। इसमें जब तक सांस तब तक आस का क्या मतलब होता है? ये इसका मतलब होता है आपका अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका काम उसी को साझे, इसका अर्थ होता है जिसका जो काम है वही करे तो उसी प्रकार अच्छे से कर सकता है, ठीक है। चिट भी मेरी पट भी मेरी का मतलब होता है हर हालत में हर स्थिति में अपना ही लाभ। चित भी मेरी पट भी मेरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर स्थिति में अपना फायदा। और झूठ के पाँव नहीं होते क्या मतलब है? झूठ ना एक दिन पकड़ा जाता है, झूठ जो है अस्थिर होता है, ऐसे करके बना सकते थे। हाथ कंगन को आरसी का ये आ चुका है, या जीआईसी में पूछा गया था, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आड़े आना का मतलब होता है बाधक बनना। आंखें बिछाने का मतलब होता है स्नेहपूर्वक आदर करना या फिर जो है किसी का इंतजार करना, ठीक। खाक छानने का मतलब होता है मारे मारे फिरना, उद्देश्यहीन इधर उधर भटकना। ठन ठन गोपाल बेकार रहना नहीं होता है, निर्धन होना होता है, ध्यान रखिएगा। शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया है जो जो जरूरी यहाँ पर पोर्शन है। और इसका वाक्य प्रयोग जो है आप कर सकते थे, वाक्य प्रयोग हमने काफ़ी सारे करवाए हैं। अगर आप हमारा यूपीपीएससी मेंस 2022 मेंस के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं अगर, तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। उसमें हिंदी के हम 10 टेस्ट सॉल्व करवाते हैं, आपकी पूरी चेकिंग की जाती है और उसमें फीडबैक भी दिया जाता है।